दोस्तों नमस्कार। इस देश में प्रधानमंत्री एक पद है। इस देश में चीफ जस्टिस एक पद है। इस देश में वाइस प्रेसिडेंट भी एक पद है और राष्ट्रपति भी एक पद है। और सभी का जिक्र संविधान में किया गया है। किसके पास कितनी ताकत है और संस्थान इस देश में कैसे काम करें जिससे इन संस्थानों में प्रमुख पदों पर बैठने वाला व्यक्ति कम से कम इस देश के भीतर में संविधान सम्मत होकर ऐसा कार्य करे जिससे इस देश में लगे कि कानून का राज है, लोकतंत्र बरकरार है और लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। लेकिन इससे पहले कभी किसी सरकार को पहले दिन से आपने इस तर्ज पर काम करते हुए देखा नहीं होगा कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र के तमाम पिलर्स और संविधान की परिभाषा, चाहे उसके दायरे में न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट आए, चाहे उसके दायरे में इस देश के नौकरशाह और तमाम संस्थान आए, चाहे उसके दायरे में इस देश में फोर्थ स्टेट यानी मीडिया आए, सबको अपने अनुकूल करने की परिस्थिति ध्यान दीजिए 2014 के बाद इस देश में बड़े तीखे तरीके से शुरू हुई। और होते होते बात यहां तक आ ही पहुंची कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है वह पार्लियामेंट से बड़ा कैसे हो सकता है, वह सुप्रीम पार्लियामेंट कैसे कहा जाएगा। और संविधान ने अगर सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत दे रखी है कि वह किसी भी न्याय को देते वक्त अगर उसे लगता है कि जस्टिस पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक संविधान सम्मत होकर फैसला दे सकता है, तो इस देश के भीतर क्या वाकई सत्ता के करीबी, सत्ता के चहेते और सत्ता के साथ खड़े लोग अगर यह कहने लगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक न्यूक्लियर मिसाइल है, तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल बड़ा हो जाएगा, क्या वाकई इस देश में संविधान को ताक पर रखने की कोशिश की गई है? क्या वाकई इस दौर में सुप्रीम कोर्ट, उसके जरिए जो उम्मीद और आस थी वह भी कहीं धूमिल करने की कोशिश की गई? इससे पहले डेमोक्रेसी के जो भी पिलर काम करते थे वह एक लिहाज से चेक एंड बैलेंस करते थे, तो क्या वो चेक एंड बैलेंस भी इस दौर में डगमगाया है? इन सवालों पर आएं और यह सवाल आज क्यों बड़ा है, इसको जरा समझने से पहले एक क्षण के लिए हमें लगता है आप 10 बरस पहले 2014-15 में चले जाइए। 2014-15 में पहला बड़ा निर्णय नोटबंदी का था, डीमोनेटाइजेशन का था। और उससे ऐन पहले उससे भी बड़ा निर्णय सरकार ने लिया था, इस देश में जजों की नियुक्ति करने में सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका करप्ट हो चली है, क्योंकि वहां पर जजों की मौजूदगी करप्ट हो चली है और वो परिवार के आश्रय चलते हैं। तो फिर कॉलेजियम की सोच को खारिज करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को लेकर आया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना, कहा कि देखिए संविधान कहता है चेक एंड बैलेंस, तो न्यायपालिका का अपना काम वो उसे देखना है, विधायिका का अपना काम जो आप कानून बनाते हैं, कार्यपालिका का अपना काम, और फोर्थ स्टेट मीडिया का भी अपना काम है। लेकिन इन दो घटनाओं के आश्रय जरा और तीसरी घटना की दिशा में कदम बढ़ाइए तो आपको समझ में यह भी आएगा, इस देश के भीतर मीडिया को अपनी हथेली पर नचाने के लिए जो मीडिया का पूरा बिजनेस मॉडल था, वो पैसा सरकार ने प्रचार प्रसार के जरिए इतना बड़ा बजट बना दिया कि एक झटके में जो बिजनेस मॉडल इस देश के तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल और अखबारों की अपनी साख और लोकप्रियता के आश्रय विज्ञापन पाते थे, और विज्ञापन का जो पूरा बजट था वह एक झटके में उससे बड़ा बजट सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के बजट को समानांतर रूप में खड़ा कर दिया। और फिर वही मीडिया चल पड़ा, वही न्यूज चैनल चल पड़ा जिसमें पैसा सरकार दे रही थी, और उसमें कुछ भी चले अब उसका बिजनेस मॉडल सरकार पर आश्रित था। यानी न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का लाना,
इस देश में लोगों को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरे तरीके से सरकार के लाभार्थियों की कतार में खड़ा करने के लिए नोटबंदी को लेकर आना, उसके बाद इस देश के भीतर में जो जीएसटी लाया गया वो दुनिया के तमाम देशों के जीएसटी से हटकर इतना सीढ़ीदार था कि उसमें कौन किस पायदान पे खड़ा होगा, पूरा व्यापारी तबका और खास तौर से छोटा और मंझोला व्यापारी तबका डगमगा गया, वह भी सरकार पर आश्रित हो गया। जीएसटी आया तो स्टेट की इकोनॉमी भी सरकार पर निर्भर हो गई और इस प्रक्रिया के भीतर जो आखिरी परिस्थिति निकल कर आई वो धीरे धीरे इस देश के तमाम संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों में नियुक्तियां जो होती थी वह भी सरकार ने अपनी हथेली में ले लिया। वह चाहे इस देश में यूजीसी के जरिए आईएएस आईपीएस की नियुक्तियां जो हुआ करती थी उसमें भी एक पैरेलल परिस्थिति खड़ी की और कहा गया कि हम प्रोफेशनल्स की भर्ती करेंगे और उसी पद पर करेंगे और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा उसकी नियुक्ति एज ए प्रोफेशनल होगी और उसकी शुरुआत भी हो गई। और ये होते होते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बात इस देश के चुनाव आयुक्त तक आकर टिक गई। उससे पहले सीवीसी हो, सीएजी हो या इस देश की कोई भी संस्था को संभालने वाला कोई भी बड़ा नौकरशाह हो, उसकी नियुक्ति सरकार करने लगी। और ये होते होते बात चुनाव आयोग के चौखट तक भी पहुंच गई। यानी लोकतंत्र जिस आश्रय टिका हुआ है उस लोकतंत्र को लेकर कोई चैलेंज, कोई चुनौती देने की स्थिति में इस देश के भीतर खड़ा ही ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था क्या बीते 10 बरस से अलग अलग खांचों में लगातार होती चली गई और जिसका परिणाम आज हमारी आंखों के सामने है कि इस देश के भीतर में फोर्थ स्टेट रेंगता हुआ नजर आता है। इस देश के भीतर में नौकरशाही दंडवत नजर आती है। इस देश के भीतर में जो संवैधानिक संस्थानों में नियुक्तियां हैं उस पे नियुक्त होने के लिए सरकार के अनुकूल खुद को दिखाने की प्रवृत्ति जबरदस्त तरीके से रेंगने लग गई। और इन परिस्थितियों के आखिरी हिस्से में यह सवाल भी आया, क्या वाकई इस देश की न्यायपालिका और वहां पर बैठे जजों को भी सरकार प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसका पहला चेहरा भारत के अपने इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर जनवरी 2018 में नजर आया। उस वक्त पहली बार 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए सामने आ गए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिसे जो केस सौंपे जा रहे थे उसको लेकर आक्रोश था। और उस दौर में जो लोग बाहर निकल कर आए उसमें उस दौर के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने वाले जस्टिस रंजन गोगोई को अगले हिस्से में चीफ जस्टिस बनना था। और उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। और जिस दिन रिटायर हुए रंजन गोगोई उसके ठीक चौथे महीने वह राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिए गए। तो क्या बचा नहीं बचा, यह सवाल इस देश के सामने कहीं ज्यादा गहरे अंधेरे के तौर पर नजर आने लगा जब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या वाकई अगर राजनीतिक दल भी इस दौर में सत्ता के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं और चुनाव में भी चुनाव को अपने अनुकूल करने के इक्विपमेंट सरकार के पास हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का चेक एंड बैलेंस हो या संविधान के जरिए कानून का राज हो या इस देश के भीतर तमाम संस्थान हो या मीडिया द्वारा उठने वाले सवाल हो, सब कुछ गायब हो गया। और यह गायब होते होते परिस्थितियों में सब यही मानकर चलते भी रहे और मान भी रहे हैं कि आखिरी आशा जो है, उम्मीद जो है, वह तो जुडिशरी से है, न्यायपालिका से है। और पहली बार इस दौर में सरकार के उन तमाम इक्विपमेंट्स को देखिए, परखिए। राज्यपाल सत्ता के लिए एक बेहतरीन इक्विपमेंट है और वो किसी भी मिसाइल से ज्यादा मारक है।
इसका खुला ऐलान कोई आज का नहीं है, वो तो पुराने दौर में चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में जब पहला राष्ट्रपति शासन नेहरू काल में केरल में लगा था, नंबूदरी-पात को हटाया गया था, उस वक्त ही समझ में आ गया होगा इस देश को कि राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है। और उसके बाद से लगातार चीजें चलते चलते जब 2014 की परिस्थितियों में ठहरी ठिठकी, तो वो एक नए एक्शन में नजर आई जहां सीधे तौर पर पॉलिटिकल काम करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति हो रही है। और इसका खुला नजारा महाराष्ट्र में नजर आया जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जो सत्ता के अनुकूल फैसले दे रहा था उसको भी कहना पड़ा कि राज्यपाल असंवैधानिक तौर पर काम कर रहे थे। अब इस पूरी भूमिका के इर्द गिर्द मौजूदा वक्त में आज ये चर्चा क्यों जरूरी है? इस चर्चा की जरूरत इसलिए कहीं ज्यादा है कि इस दौर में इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, उनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत पावर दिया है वो दरअसल एक न्यूक्लियर मिसाइल है और किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को तो कोई निर्देश नहीं दे सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर प्रोटोकॉल और हायरार्की की दिशा से देखिएगा तो इस देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िएगा तो उसमें राष्ट्रपति जो होता है वो कैबिनेट की एडवाइस पर ही अपना काम करता है और राज्यपाल जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही अपनी फंक्शनिंग को करता है। यानी प्रेसिडेंट का पावर सिवाय कैबिनेट के एडवाइस के अलावे कुछ भी नहीं है। और सवाल इसके बाद है कि राष्ट्रपति संसद की बिल पर कैसे बैठ सकता है, राज्यपाल विधानसभा के बिल पर कैसे बैठ सकता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इस देश के उपराष्ट्रपति सवाल उठा रहे हैं। मैसेज यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद की अपनी ताकत क्या है, वो अपनी ताकत कुछ भी नहीं है। इन जनरल देखिए तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं और स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो बीच में बैठे होते हैं और जब किसी बिल या किसी ऐसे मौके पर वोटिंग हो जाए और वोटिंग बराबर हो जाए उसी वक्त स्पीकर जो कि सत्ताधारी पार्टी का होता है तभी वोट करने आता है, अन्यथा नहीं करता है। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन कल जब वो राज्यसभा के इंटर्नशिप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट खुद को सुपर पार्लियामेंट नहीं समझे, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड में जो भी परिस्थिति होती है वो उन पर अप्लाई ही नहीं होता है। यानी उन्होंने खुले तौर पर जजेस को इस देश के कटघरे में खड़ा कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकलकर आ रहा है। यह अलग मसला है कि इस दौर में आपके भीतर यह भी सवाल होगा कि लॉ ऑफ लैंड पर इस देश की राजनीतिक सत्ता तो सब कुछ खुद के लिए परिभाषित करती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए और सोचिए कि राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, उनकी लोकस स्टैंडी क्या है? कुछ भी नहीं है। इस देश की पॉलिसी को लेकर, इस देश की पॉलिटिक्स को लेकर, इस देश के जुडिशियल वर्डिक्ट्स को लेकर कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। यानी उनके पास कोई ताकत है ही नहीं। और जो तर्क उन्होंने दिए और जिस तर्ज पर दिए वो हैरान करने वाले इसलिए कहीं ज्यादा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला इससे पहले मौजूदा राजनीतिक सत्ता को अच्छा लगा है। वो अयोध्या पर हो सकता है, वो आर्टिकल 370 हो सकता है, वो पेगासस हो सकता है, वो राफेल हो सकता है, वो सबरीमलई हो सकता है। और यहां तक कि अतीत के पन्नों को खोलिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जस्टिस थे कृष्णा अय्यर। उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला दिया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी चुनाव को पूरे तरीके से रद्द कर दिया था, तो एक ही जज बैठा था। लेकिन अब बैठकर खुद अपने तौर पर अगर इस देश के वाइस प्रेसिडेंट ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए 2 जज बैठकर निर्णय ले लेते हैं, तो उस वक्त तो एक ही जज था। लेकिन मसला यह भी नहीं है। मसला यह है कि इस देश के भीतर में जो इंटर्नशिप करने वाले कार्यक्रम के लिए आए थे, अगर
वाइस प्रेसिडेंट का भाषण सुनिएगा तो वो सेलेक्टिव है। इस देश के भीतर में लोग भूले नहीं हैं 1984, लेकिन लोग भूले नहीं हैं 2002। इस देश के भीतर में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से कह रहे हैं। और यही बात कल भाषण में खुले तौर पर नजर भी आ रही थी। Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. जगदीप धनखड़ अपने भाषण में यही नहीं रुके, बकायदा राष्ट्रपति का अभिभाषण जब पार्लियामेंट में होता है हर नए सत्र के बीच, उस वक्त सरकार अपनी उपलब्धियों का पूरा भाषण तैयार करती और राष्ट्रपति जाकर पढ़ देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जब इंटर्नशिप करने लड़के लड़कियों को संबोधित कर रहे थे तो वो सरकार की उपलब्धियों की एक मोटी लकीर भी खींच रहे थे। हो सकता है उसको लेकर सवाल हो, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी बेहद शानदार है। वाइस प्रेसिडेंट ने जिक्र किया, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद शानदार है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में। इस देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे बेहतरीन तौर पर माने जाते हैं और मान्यता मिली हुई है, इस बात का भी जिक्र किया। यानी किसी भी भाषण को लेकर हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल हो, एक वक्त इंदिरा गांधी को भी इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा गया था, उसको नए तरीके से अगर मौजूदा वक्त में लेकर आइएगा तो, लेकिन जो कह रहा था वो कांग्रेस का व्यक्ति था, इंदिरा गांधी के कैबिनेट किचन का हिस्सा था। वो वाइस प्रेसिडेंट कैबिनेट का हिस्सा और किचन का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। वो इससे पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल की भूमिका इससे पहले वह बंगाल में ही राज्यपाल थे, और बंगाल को लेकर जो भी रिपोर्ट्स दी गई, अगर उनके कालखंड की रिपोर्टों का अध्ययन अगर आप करते हैं, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी रखा है और पश्चिम बंगाल की विधानसभा की लाइब्रेरी में भी रखा है, हमारी टीम ने जब उसका अध्ययन किया और उस दौर में राज्यपाल की वह रिपोर्टें जो उन्होंने सेंटर को भेजी, तो आपको जानकर हैरत होगी, एक राज्यपाल की भूमिका किसी भी राज्य में उसमें रुकावट डालने की नहीं होती है, बल्कि उसके साथ खड़े होकर उस राज्य को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बातों का जिक्र अपने फैसले में भी किया है, जहां पर वो कह रहे हैं राज्यपाल 1 महीने से ज्यादा कोई बिल ना रोकें, राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा नहीं रोकें। लेकिन धनखड़ साहब की वह तमाम रिपोर्टें अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर इसलिए हैरत होगी, पश्चिम बंगाल करप्शन का अड्डा है। पश्चिम बंगाल में वायलेंस पॉलिटिकल तौर पर सत्ता खुद कराती है। पश्चिम बंगाल के भीतर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, बल्कि मुस्लिमों को कानून से ऊपर लाकर रख दिया गया है। पश्चिम बंगाल के भीतर ग्रामीण इलाकों में हिंसा के लिए जो हथियार होते हैं वह कोलकाता से जा रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, जैसे राइटर्स बिल्डिंग से जा रहे हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्टेट के भीतर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक षड्यंत्र का अड्डा है। ये बातें बतौर राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब वहां पर राज्यपाल थे, उनकी उन रिपोर्टों का एक बेसिक खांचा है ये। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी बनी हुई है, टिकी हुई है, जो कुछ हो रहा है वो एक अलग हिस्सा है। आज एनएचआरसी की टीम भी गई है, आज वहां के राज्यपाल भी मुर्शिदाबाद रवाना हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है इस देश के भीतर
एक पॉजिटिविटी के साथ किसी भी स्टेट के भीतर राजनीति को भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेकर आना है, या कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा अपने लिहाज से आपको गढ़ते चली जानी है? यह सवाल शायद बड़ा है, लेकिन इस सवाल के अक्स तले अगर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट है, तो दूसरी तरफ इस देश के पार्लियामेंट्री मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू भी खड़े हैं। जब वह खुद कानून मंत्री थे तो यह कहने से चूकते नहीं थे कि चुनाव हमें लड़ना पड़ता है, आप चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक और वाकया उनके साथ था जब अभिव्यक्ति की आजादी का था। 4 सितंबर 2022 को बतौर कानून मंत्री उन्होंने कहा था, जो लोग बिना पाबंदी के निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर की निंदा करते हैं वे अभिव्यक्ति की आजादी का विलाप क्यों कर रहे हैं। उस समय एक रिटायर्ड जस्टिस ने बात कही थी अभिव्यक्ति को लेकर। तो सरकार का क्या नजरिया हो, हमें लगता है एक इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया किरण रिजिजू साहब ने। उस इंटरव्यू में जो बात कही उसको एक क्षण के लिए सुनिए, तो ये चुनौती, धमकी, टकराव बिल्कुल नई परिस्थिति में आपके सामने आकर खड़ा होगा। और ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति आएगी अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करने लग जाए। तो इसके पहले जो वहां पर तमाम चीफ जस्टिस थे, उसमें एक लकीर आप कह सकते हैं चंद्रचूड़ साहब की खींचेंगे, रंजन गोगोई साहब की खींचेंगे। आप चीफ जस्टिस शरद बोबड़े काल को भी देखेंगे जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। आप कहेंगे हम दीपक मिश्रा जी को भी देखेंगे, जिस समय जनवरी 2018 में उनके कालखंड में बकायदा 4 जस्टिस निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पूरी परिस्थिति है, लेकिन मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना क्या एक ऐसी परिस्थिति में लाकर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर खड़ा कर रहे हैं जहां पर यह फीलिंग आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट अगर रहेगा तो संविधान बचेगा, अन्यथा संविधान को तो सत्ता अपने अनुकूल परिभाषित कर लेगी। यहां एक रेफरेंस को समझना जरूरी है। संजीव खन्ना जो मौजूदा वक्त में सीजीआई है, इनके चाचा हुआ करते थे हंसराज खन्ना। इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी उस दौर में हैबियस कॉर्पस यानी जिसकी गिरफ्तारी हुई है या जो गायब है उसको रखा जाए, इसको लेकर उन्होंने एक फैसला दिया था जो इंदिरा गांधी को अच्छा नहीं लगा था। और उनका चांस था उस समय सीजीआई बनने का, चीफ जस्टिस बनने का। तो उनके ऊपर उस दौर में एमएच बैक साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। ये मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस परिवार से आते हैं, लेकिन सत्ता इस रूप में एग्रेसिव होगी। जरा किरण रिजिजू साहब को सुनिए। But I'm sure the Supreme Court will understand. Any law passed by the Parliament of India has to have its own sanctity, and the Supreme Court of India will intervene if they feel that any provision is ultra vires. You know, if any provision directly violates the specific provisions of the Constitution, they can come out with judgment. But I'm very confident that Supreme Court will not venture into legislative process. तो वाइस प्रेसिडेंट और इस देश के संसदीय और माइनॉरिटीज के मिनिस्टर जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त जो वक्फ कानून को लेकर फैसला देना है, क्या उसको लेकर भी यह धमकी और चुनौती दी जा रही है कि आप पार्लियामेंट के बीच में ना खड़े होइए? लेकिन याद कीजिए, शाहबानो कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और शाहबानो केस को पार्लियामेंट ने पलट दिया था। और इस दौर में और ध्यान दीजिएगा तो इस देश में दिल्ली में चुनी हुई सरकार की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया पार्लियामेंट के भीतर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उसमें 3 सदस्य होंगे, उसमें एक चीफ जस्टिस भी होंगे, उस फैसले को भी पलट दिया गया पार्लियामेंट के भीतर। और पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में वह केस है। तो क्या यह इतना बड़ा केस एक झटके में हो चला है जो इस देश को इस रूप में प्रभावित नहीं करेगा कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया? कानून तो इस देश में किसानों को लेकर भी बनाया गया था, लेकिन खुद सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा क्योंकि जनता की सहमति नहीं थी। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति में क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सवाल, जो नाउम्मीदी, जो हताशा
इस दौर में नजर आ रही थी, वो पहली बार क्या ऐसे फैसले के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई है जहां पर बहुत कम वक्त चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास भी है, क्योंकि 5 तारीख से सुनवाई होनी है, 12-13 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे, यानी कुल मिला के 5-6 दिन का वक्त उनके पास होगा। उस बीच में सैटरडे संडे भी आएगा। इस दौर में अगर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना फैसला देते हैं और वो फैसला अगर सरकार के अनुकूल नहीं होता है, तो जाहिर है एक झटके में इस देश के भीतर जो चली आ रही परंपरा 2014 के बाद थी, क्या वो टूट जाएगी? क्योंकि चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई, उस दौर के फैसले उनकी सरकार को लेकर अनुकूलता या उनके इंटरव्यू के जरिए अलग अलग जगहों से जो बातें निकल कर आई, वह तो यही बतलाती है वो सत्ता के अनुकूल थे। और पहली बार यह भी एक सच है, चीफ जस्टिस जब रंजन गोगोई थे तो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में उनके दफ्तर में गए थे। वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए थे, लेकिन उनके दफ्तर में चले गए। और जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे तो उनके घर पूजा पाठ करने चले गए। और इसको बड़े सामान्य तौर पर मौजूदा वक्त में लिया गया राजनीतिक सत्ता के जरिए, लेकिन यह सवालों को जन्म दे रहा है, क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ गई है? आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो ये मैसेज बहुत साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए फैसला देने लगे तो शायद आने वाले वक्त में सत्ता के लिए मुश्किल हालात होंगे। क्योंकि अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक क्षण के लिए राफेल में लिए गए कमीशन में जब जिक्र हुआ कितना कमीशन लिया गया और कितने पैसे में खरीदा गया, तो सरकार ने आखिरी दांव क्या चला, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर हम बतला देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा राफेल में क्या क्या इक्विपमेंट लगाया गया है, यानी एक गजब सी स्थिति थी। उसके बारे में जानकारी हासिल करना जिस कंपनी और फ्रांस से जो लिया गया वहां से कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन यह तर्क अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर दिया। जासूसी हो रही थी, उसमें किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ, वो कौन सा सॉफ्टवेयर था, सरकार ने जानकारी नहीं दी। शेयर बाजार में घोटाला हो गया और सेबी ही उस घपले घोटाले में शामिल रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद रखी और कहा सेबी एक नियामक संस्था है, उसी के हिसाब से चलेंगे। एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के दौर में इस बात का एहसास लोगों को करा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है? और चूंकि वो 12-13 तारीख को रिटायर होंगे मई के महीने में, और उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई होंगे। जस्टिस बी.आर. गवई भी 7 महीने रहेंगे। लेकिन सवाल है सिर्फ एक फैसले से इस देश की परिस्थिति में कितना व्यापक परिवर्तन आ सकता है। यह राज्यपाल और राष्ट्रपति और अब वक्फ को लेकर इस देश के सामने पूरी राजनीति उभरकर सामने सतह पर आकर खड़ी हो गई है। और यहां यह भी समझना होगा जस्टिस गवई उस बेंच के साथ थे जिसने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसने बुलडोजर कब्जा पर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट के भीतर क्रीमी लेयर के नियम लागू करने वाली बेंच में भी वो थे। हालांकि वो आर्टिकल 370 की बेंच में भी थे, वो नोटबंदी वाली बेंच में भी थे, जो फैसला नोटबंदी का बरकरार जिन्होंने रखा था। लेकिन मैसेज साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का इस्तेमाल करे तो सत्ता के लिए मुश्किल है। और यहीं से वो आखिरी शब्द निकलता है। तो क्या संविधान की शपथ लेने के बाद मौजूदा राजनीतिक सत्ता के भीतर संविधान की ताकत को लेकर भी सवाल हैं? और सुप्रीम कोर्ट उन सवालों को खारिज कर रहा है। तो एक तिलमिलाहट, गुस्सा, आक्रोश और सब कुछ सत्ता के पास होना चाहिए, यह चाहत खुले तौर पर अब जतलाई और दिखाई जा रही है। शायद यही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।